हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो रही है, उसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो आपके 11 अध्याय हो चुके हैं, मतलब 11 का 1 पार्ट हुआ है अभी, और आज हम उसको सेकंड पार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान और सत्य असत्य और एक शब्द वाक्य ये सब बता दिए हैं। और आज आपके इसमें अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं, वही बताएंगे इसमें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी ऐसी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई की मशीन थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। आंसर आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला सेकंड नंबर का, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट है, ईटी पाल कौन था? आपके आंसर में है यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशन था जिसमें 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। तो नेक्स्ट है, गुमास्ता कौन थे? आंसर में आपके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहते थे। नेक्स्ट है, गुमास्ता के कोई 2 कार्य लिखिए। तो आंसर है आपका, बुनकर पर निगरानी रखना, और सेकंड काम था उनका माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। नेक्स्ट है, जॉवर कौन थे? आंसर है आपका, 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे जिसे जॉवर कहते थे। नेक्स्ट है, जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? यह एक पारसी बुनकर के बेटे थे। इन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था। बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें सारे जहाज भेजने पड़े। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? आंसर है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। बहुत से इतिहासकार इसके पूर्व या आदि औद्योगिकरण कहते थे। नेक्स्ट है, जॉवर मजदूर पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे? आंसर है, जॉवर मजदूर से काम देने के बदले पैसे और टॉफी की मांग करने लगे और मजदूर की जिंदगी को नियंत्रण करने लगे।
नेक्स्ट है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। आंसर है आपका स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों में हिसाब से उनके स्टेपल करता या छांटता है। फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। और कडिंग यह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है। और आगे हैं आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो इसमें आपके कुछ ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे इसमें। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा, जिसके निम्न कारण थे। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों में को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े की व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो आंसर आपका ये होगा, 19वीं सदी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने के वाले श्रमिक को प्राथमिकता अग्र कारणों से देते थे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान को बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जब श्रमिकों की बहुतायत होती तो वेतन कम हो जाते, इसलिए उद्योगपति के श्रमिकों की कमी या वेतन की मद भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण श्रमिकों से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब कारखानों में जाड़ों के दौरान ज़्यादा काम करता था। क्रिसमस के समय कुछ समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का कार्य भी जोड़ों से ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय श्रमिकों को ही कार्य पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से तैयार किए जाते थे। मशीनों में एक जैसे तय किस्म के उत्पादन की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन के खास कारीगरों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। और नेक्स्ट है आपका, भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
तो आंसर आपका ये हो जाएगा भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों का निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब इंग्लैंड के पास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों में आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर के बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेच दें। इस प्रकार भारत में कपड़ों के बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बने वाले आयातित कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 1950 के दशक तक देश में ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक के बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत में कच्चे माल के निर्यात के लिए वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। ये वाला आंसर है आपका सूती उद्योग और धातु उद्योग ब्रिटेन में सबसे पहले फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात में मूल्य से दोगुनी थी। नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी में आखिर में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों के 60% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा भाग कारखानों में की अपितु घरेलू इकाइयों में होता था। यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, किंतु वे परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खास प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीन क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। औद्योगिक परिवर्तनों में गति धीमी थी। औद्योगिक दृश्य पर ये परिवर्तन नाटकीय तेजी से नहीं फैले। यह नाटकीय तकनीक महंगी थी। सौदागर और व्यापारी उनके प्रयोग के सवाल पर फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थीं जितना उन्हें आविष्कारों को और निर्माताओं का दावा था। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य की औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर मजदूर था।